Hello everyone. Today I am going to discuss about the novel The Distant Window. It is written by Asapurna Devi. Asapurna Devi was the first woman to receive ज्ञानपीठ अवार्ड. इसको ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था और इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अनिमा बोस ने. बंगाली में इसका नाम था दूरेर जानला. दूरेर मतलब दूर और जानला मतलब खिड़की, मतलब दूर की खिड़की. ये बहुत अच्छी नोवेल है. चलिए इसका कैरेक्टर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है. इस कहानी का जो मेन हीरोइन है उसका नाम है पार्वती. इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, इनको भी जान लेते हैं थोड़ा. नंदो राव जो पार्वती का पति है. दशरथ ये एक डाक बंगला के माली है. रमोला और मानस मुखर्जी ये दोनों पति पत्नी हैं, पर कुछ कारण के वजह से ये दोनों अलग रह रहे हैं. तो चलिए नोवेल शुरू करते हैं. नोवेल की शुरुआत होती है पार्वती से, जो कि एक बंगाली यंग लड़की है और उसके पिता ने कर्जे के कारण उसकी शादी एक बूढ़े बिहारी आदमी से कर दिया है. उसका नाम नंदो है. नंदो बहुत शराब पीता है. वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में पियोन का काम करता है. बहुत पैसा होने के बाद भी वो पार्वती से काम कराता है. वो पार्वती को एक डाक बंगलों में भेजता है जहाँ पे साहब लोग अपनी बीबी को लेकर रहने आते हैं. वहाँ पर पार्वती उनकी बीवियों का काम करने में मदद करता है, उनको बच्चों को संभालता है. उसके बदले में उसे टिप मिलता है. एक दिन उस डाक बंगलों में मानस मुखर्जी नामक एक साहब रहने आए. नंदो ने पैसे के लालच में पार्वती को उस डाक बंगलों में काम करने के लिए भेज दिया. पर पार्वती जब वहां जाता है उसको पता चलता है कि साहब अकेले आए हैं और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं आई है. उसे लगा कि वहाँ तो उसके लिए कुछ भी काम नहीं है, तो वहाँ वो क्यों रुके, इसलिए वो आने लगा वहाँ से. पर वो देखा कि दशरथ जो कि उस बंगलों का माली और कुक है वो तो वहाँ नहीं है. उसने साहब को अभी तक चाय भी नहीं दिया है, इसलिए वो साहब के लिए चाय बनाया और साहब से टिप लेकर आ ही रहा था तो उसने देखा कि नीचे कुछ पैसे पड़े हैं. उसने वो पैसा लेकर साहब को दिया और उनको वार्न किया कि ये जो पैसा है इसको ज़रा संभाल के रखो, नहीं तो दशरथ जो कि माली है वो इसको हड़प कर लेगा. इसके बाद दशरथ वहाँ पे आ जाता है और पार्वती उसे डांटने लगती है. बोलती है कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है साहब के लिए. साहब क्या इतने देर तक भूखे रहेंगे. पर दशरथ ने बोला कि खाना अभी बस बनने ही वाला है. उसकी हाथों में थैली देखकर पार्वती समझ गई कि ये पक्का बाजार से कोई कुछ ना कुछ लेके आया होगा. फिर दशरथ चला जाता है खाना बनाने के लिए और पार्वती जाकर साहब को बताती है जो दशरथ ने जो करी लाया है उसको आप मत खाइए क्योंकि वो चूहे की करी है. ये कहकर वो वहाँ से आने लगा. जब पार्वती घर को आता है वो देखता है नंदो तो घर पे ही है और उसको वो बताती है कि जो साहब आए हैं ना वो ना अकेले आए हैं, उनका पत्नी है उनके साथ नहीं आई है. नंदो तो बहुत ही शक्की था. ये सुनकर उसने बोला कि अगर मेम साहब नहीं आए थे तो तुम इतने देर तक वहाँ क्या कर रहे थे. तुम वहाँ कभी मत जाना और वो साहब से भी दूर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर ख़राब है, इसलिए तो उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई है. पर पार्वती उसे चिढ़ाने के लिए बोल देती है नहीं नहीं वो साहब बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे टिप भी दिया. ऐसा वैसा बोल के वो नंदो को थोड़ा चिढ़ा लेती है. इसके बाद उसी शाम साहब जब गांव की सैर कर रहे थे तब वो पार्वती को देखते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया.
तुम्हारे कारण मैं बच गया, वरना मैं तो वो चूहे की करी खा ही लेता। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, नंदू चुपके से इन दोनों का बात सुन रहा होता है और ये सब पता चल जाता है पार्वती को। जब उसको पता चलता है कि उसका पति चुपके से उन दोनों का बात सुन रहा है, वो जोर से हंसकर कहने लगता है कि साहब, ये तो आप हैं जो अगर और कोई होता तो मुझे कहता कि तुम एक रात मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते। साहब जब ये सब सुनने लगे, उन्हें बहुत अजीब सा लगा और पार्वती का वो बिहेवियर उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और वो उसे छोड़कर चले आए। वो अपने बंगलों में आ गए। साहब के चले जाने के बाद नंदो जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर आकर पार्वती को बहुत भला बुरा कहने लगा। नंदो ने उसे बहुत मारा और पार्वती ने भी आग में घी डालने के जैसा उसे बहुत चिढ़ा दिया, जिसके वजह से नंदो बहुत गुस्सा हो गया और वो साहब को मार देने के लिए डिसीजन ले लिया। मतलब पार्वती को वो गुस्से से बोला कि मैं उन्हें जान से ही मार दूंगी। पर जब सुबह होता है, नंदो ये बात भूल जाता है, पर पार्वती को डर लगता है कि कहीं ये सच में उसे मार ना डाले, इसलिए वो नंदो को वार्न करता है कि देखो, जो करना संभल कर करना। पर नंदो को यहाँ लगता है कि पार्वती तो उसकी बहुत फिक्र कर रहा है, इसलिए उसे मारना ही पड़ेगा। ये कहकर वो ऑफिस चले जाने लगता है। यहाँ पार्वती को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे डर लगता है कहीं उसका पति नंदो सच में साहब को मार ना डाले, इसलिए वो भी ऑफिस चला जाता है ढूंढने के लिए नंदो को और साहब को। पर जब वो ऑफिस जाता है, उसको पता चलता है कि वो दोनों यहाँ नहीं है। फिर पार्वती वहाँ जाता है जहाँ ये दोनों काम कर रहे होते हैं। वहाँ जाकर पार्वती सुनता है कि नंदो साहब को प्रोस्टिट्यूट ऑफर कर रहा होता है, जिस पर साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर साहब बोलते हैं, नंदो, क्या तुम अपनी बीवी को मारते हो? जिस पर नंदो बोलता है कि साहब नहीं, वो बहुत बुरी है, झूठ बोलता है और उसने साहब को बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लड़की है। ये सब सुनकर पार्वती बाहर आकर साहब के पैर के नीचे गिड़गिड़ाने लगी और बोले कि ये बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, मुझे मारता है। ये तो घर पर मुझे ये कहकर आया था कि वो आपको जान से मार देगा, पर यहाँ आकर आपको प्रोस्टिट्यूट ऑफर कर रहा है। सोचिए ये कितना बुरा और घटिया आदमी हो सकता है। साहब को ये कहने लगा कि मुझे बस आप बाहर कहीं पे भी जॉब लगा दो, मैं वहाँ पे रह लूँगी, पर इसके साथ मैं नहीं रहूँगी। ये सब सुनने के बाद साहब को लगा कि ये तो पति पत्नी का मामला है, मैं क्यों इसके अंदर घुसूँ। ये सब सोचकर वो वहाँ से चले गए। जब साहब चले गए, उसके बाद नंदो ने पार्वती को बहुत मारा, इतना मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, साहब उसको देखने गए और उसको एक पेपर की एडवर्टाइजमेंट देकर कलकत्ता भेज दिए। इसके बाद पार्वती कलकत्ता चला जाता है, जहाँ पे वो रमोला नाम की एक वर्किंग वुमेन के साथ काम करने लगती है उसके घर पर। पार्वती वहाँ जाकर अपनी नाम चेंज कर लेता है। पार्वती से वो पहाड़ी हो जाता है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी रमोला से छुपा लेती है। रमोला बहुत मॉडर्न सोच रखने वाली वुमेन थी। उसके लिए इंडिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने जॉब के लिए अपनी परिवार, पति सबको छोड़ दिया, पर जब वो अकेले रहने लगा तो उसे पता चला कि घर का काम और बाहर का काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो पेपर में ऐड दे दिया कि उसको एक मेड चाहिए और इसकी वजह से उसे पहाड़ी मिल गई। पहाड़ी यानी पार्वती, जो घर के काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी। वो जब रमोला के लाइफ में आ जाता है, उसका घर का सब काम कर देता है और रमोला को भी पहाड़ी को पाने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे को अपनी पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताते।
पहाड़ी के आने के बाद रमोला का लाइफ स्वर्ग सी बन गई। उसे देखकर उसकी बहन भी उससे जलने लगी। दोनों का लाइफ अच्छे से कट रहा होता है तो एक दिन पहाड़ी को रमोला के बैग से एक एल्बम मिल जाता है और जिससे उसे पता चलता है कि रमोला के पति और कोई नहीं मानस मुखर्जी ही है। पर जब ये बात वो पूछता है रमोला को कि ये मानस मुखर्जी को मैंने देखा है अपने गांव में, रमोला उसे टाल देती है, कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है, मेरे पति तो इंग्लैंड में है, ये वो नहीं है। ये कहकर ये वो बात टाल देती है। पर मन ही मन उसे घबराहट होने लगती है। उसको वो पुरानी बात सब कुछ याद आ जाता है। कैसे उसको अपनी ससुराल वालों ने दूर कर दिया और कैसे उसने अपने पति को छोड़ा, कैसे उसकी अपनी घर वालों ने उसे कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। ये सारी बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मन ही मन उसे इल्यूजन आने लगती है। यहाँ पे पार्वती को भी इल्यूजन आने लगती है अपनी पति के बारे में कि वो बूढ़ा हो गया है, घर का कुछ काम कर नहीं पा रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है। ये दोनों का मन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, पर वो दोनों एक दूसरे को इस सब बात जानने ही नहीं देते। इस नोवेल की एंड कुछ इस तरह से होती है कि नंदो जाकर साहब से रिक्वेस्ट करती है कि पार्वती का पता बताने के लिए, और साहब भी तरस खाकर पता दे देते हैं। और नंदो उसके बाद कलकत्ता आकर पार्वती को मनाकर अपने साथ ले जाता है। पर रमोला बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है पार्वती ने उसे चीट कर दिया है। जिसको वो घर दिया, रहने के लिए जगह दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया, आज वो एक 2 करोड़ की आदमी के लिए सब कुछ छोड़ के अपनी रमोला जैसी इतनी अच्छी दोस्त को छोड़ के जा रही है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ये बात पर तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अब उसके घर पर कोई काम करने वाला नहीं है। फिर इसके बाद नंदो और पार्वती जाकर ट्रेन में बैठते हैं और बातें करने लगते हैं कि नंदो कहता है कि जैसे मैं तुम्हें आकर मना के ले गया, उससे जब हम गांव को जाएंगे तो तुम मानस मुखर्जी या साहब से कहना कि वो भी आके रमोला को मना के ले जाए। इसी बात पर पार्वती हंसने लगता है, कहता है क्या वो हमारे जैसे है? नंदो कहता है क्या मतलब हमारे जैसे? पार्वती कहता है हम छोटे लोग हैं, जिस तरह तुम आए, मुझे मनाए, रमोला के पैर के नीचे गिर गए मेरे लिए, क्या तुम्हें लगता है साहब ये सब चीज़ करेंगे या फिर रमोला ये सब चीज़ करेंगे साहब के लिए? कभी नहीं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं पर कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच जो आ रहा है वो है उनका ईगो। वो दोनों चाहते हैं कि कोई दूसरा आए, उनको समझाए और उनको अपने साथ ले जाए, पर खुद नहीं जाके किसी को माफ़ी मांगने वाले हैं। बस वो दोनों दूर की खिड़की से दोनों एक दूसरे की राह देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।